नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान इतिहास का एक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। उस चैप्टर से एक प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो अक्सर आप लोगों से फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। और प्रश्न कुछ इस प्रकार है: दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? प्रश्न है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? आज हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तर में देखिए, आप लोगों के पास 5 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं और एक एक कर हम इन पांचों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आपको 5 नंबर के प्रश्न में पांचों पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, स्वतंत्रता का विचार। देखें, स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ अगर हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो सरल शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, जो व्यक्ति कुछ भी काम करना चाहता है, उसे वह काम करने की पूरी पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन यह स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ होता है, यानी व्यक्ति को जो काम करना है वो वह काम कर सकता है, उसको उसकी पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन यह स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार है। जबकि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार की जगह सकारात्मक विचार को दुनिया के सामने लेकर आए। सकारात्मक विचार यह कहता है कि व्यक्ति को हर वो काम करने की छूट होनी चाहिए जो वह करना चाहता है, लेकिन सीमित दायरे में रहकर। अर्थात उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होंगे और प्रतिबंधों के साथ ही वह व्यक्ति अपना जो कार्य करना चाहता है वह कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, यदि किसी व्यक्ति को रात में म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है तो वह व्यक्ति म्यूजिक सुन सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति रात को 2 बजे म्यूजिक सुनना चाहे तो क्या यह उचित होगा? जाहिर सी बात है, यह उचित नहीं होगा। इससे दूसरों की नींद खराब हो सकती है, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति पर यह पाबंदी होगी कि वह म्यूजिक तो सुने, लेकिन सिर्फ उतने वॉल्यूम में सुने जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो पहली विरासत दुनिया के लिए छोड़ी वो यही थी, स्वतंत्रता का विचार। अर्थात व्यक्ति जो करना चाहता है वह कर सकता है, लेकिन सीमित दायरे में रहकर। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने जो दूसरा जो देन थी फ्रांसीसी क्रांति की, वो थी समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत। समानता का अर्थ यही है कि सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। देखें, फ्रांसीसी क्रांति वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ते समय आप लोगों ने प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के बारे में जाना होगा। प्रथम स्टेट में चर्च और चर्च के पादरी को शामिल किया जाता था। द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। और तृतीय स्टेट में बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, साथ ही साथ ऐसे लोग जो भूमिहीन मजदूर थे वो आते थे। और उस समय फ्रांसीसी समाज में इन तीनों वर्गों के बीच में बड़ा भेदभाव था। सिर्फ तृतीय स्टेट ऐसा था जो टैक्स देता था, बाकी स्टेटों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक भेदभावपूर्ण स्थिति थी और इन्हीं भेदभावपूर्ण स्थितियों ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। और फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति के बाद जो समाज में बदलाव आए और पूरी दुनिया ने जो सीखा वो यही था कि समानता के सिद्धांत को अब दुनिया को अपनाना होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति ने दूसरी जो विरासत छोड़ी वो समानता के सिद्धांत का विरासत थी। इसके बाद तीसरे मुख्य बिंदु पर बात करेंगे हम। तीसरा मुख्य बिंदु है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना का अर्थ है भाईचारे की भावना। सभी लोगों में भाईचारे का भावना रहेगी, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, बंधुत्व की भावना उनके अंदर रहेगी। और बंधुत्व की भावना
फ्रांसीसी क्रांति की एक बहुत बड़ी देन थी। यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह तीनों विचार, समानता, स्वतंत्रता और साथ ही साथ बंधुत्व, इसकी चर्चा भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो बंधुत्व का विचार वही है जिसके अंतर्गत सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारे, मेलजोल को बढ़ाने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने जो चौथी विरासत दुनिया को दी वो थी प्रजातांत्रिक विचार। प्रजातंत्र का अर्थ है लोकतंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ है लोकतंत्र। लोकतंत्र का विचार भी यदि आप अपने संविधान को ध्यान से देखेंगे तो लोकतांत्रिक विचार बहुत आसानी से आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र वही देश है जिसमें सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और शासन की बागडोर अंतिम रूप से जनता के हाथ में होती है। कहने का अर्थ यह है कि शासन कोई भी चलाए लेकिन वो पूरी तरह से जनता के लिए उत्तरदायी होगा और जनता के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। इस प्रकार के प्रजातांत्रिक विचारों को फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया के सामने रखा था। और इसके बाद हम अंतिम पॉइंट पर बात करेंगे इस प्रश्न में। अंतिम पॉइंट है सामंतवाद का अंत। देखें, फ्रांसीसी क्रांति से पहले का जो समाज था फ्रांस में, वो एक सामंती समाज था और सामंती समाज के अंतर्गत जो भूमि थी वो कुछ सामंतों के हाथ में सीमित रहती है और उस भूमि पर सामंतों का अधिकार रहता है और उस भूमि पर काम करने वाले मजदूर वर्ग या छोटे मोटे जो किसान होते हैं वो काम जरूर करते हैं लेकिन उन्हें उसके बदले सिर्फ मजदूरी मिल पाती है। उन्हें सिर्फ उस काम के बदले मजदूरी मिल पाती थी। उन्हें उस भूमि पर उगाए गए अनाज का हिस्सा नहीं मिलता था। ये सामंती समाज था जिसमें समाज की ज़्यादातर भूमि पर सामंतों का यानी कुछ ऐसे लोगों का अधिकार था जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े भूमि के टुकड़े थे और उस पर वो मजदूर रखकर, छोटे मोटे किसानों को रखकर अपनी कृषि कराया करते थे। तो उस सामंती समाज का फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा अंत कर दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद का अंत कर दिया था। तो देखें, इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को ये 5 बिंदुओं को बताया गया है और इन 5 बिंदुओं को आपने अपने प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत लिखने हैं। जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं उन्हीं बातों को लेकर आप लोगों ने 2 से 3 लाइनें हर बिंदु में लिखनी है। और अगर आप हर बिंदु के अंतर्गत 2 से 3 लाइनें लिख देते हैं, मान लीजिए स्वतंत्रता का विचार है तो स्वतंत्रता के विचार के अंदर आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। समानता के सिद्धांत के अंदर आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। बंधुत्व के ऊपर आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। इसी तरह से प्रजातांत्रिक विचार के ऊपर आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। और सामंतवाद के अंत में जो बात आपको मैंने बताई है उसको लेकर 2-3 लाइनें आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार अगर आप अपना उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर पूरी तरह से 5 अंक के प्रश्न को लेकर तैयार हो जाएगा और आप उस 5 अंक के प्रश्न के अंदर अधिकतम मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें और इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग अपने प्रश्न को लिखें और इस प्रश्न को तैयार करें। धन्यवाद।